दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस विद यशवंत साध राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान के चैप्टर पढ़ रहे हैं हम। चलिए देखते हैं आज कौन सा पाठ है। आज है हमारा स्वच्छता एवं ठोस कचरा प्रबंधन। स्वच्छता जो हमारे लिए, हमारी पृथ्वी के लिए बहुत ज़रूरी है, और जो कचरा निकलता है ठोस कचरा, उसका मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। लीजिए शुरू करते हैं। स्वच्छता एवं ठोस कचरा प्रबंधन। आज के इस चैप्टर में हम जो पढ़ेंगे एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम स्वच्छता की परिभाषा, स्वच्छता पर ध्यान क्यों, स्वच्छता के प्रकार क्या हैं, स्वच्छ भारत मिशन जो ग्रामीण स्वच्छ भारत मिशन है उसके बारे में, फिर शहरी अवसंरचना, आवास और स्वच्छता, फिर स्वच्छता प्रबंधन के मापदंड, ठोस कचरा प्रबंधन, ठोस कचरा प्रबंधन की प्रक्रिया और ठोस कचरा प्रबंधन निस्तारण के उपाय, और अंत में पढ़ेंगे ठोस कचरा प्रबंधन के लाभ। तो ये हैं हमारे इस पूरे चैप्टर के मुख्य पॉइंट जिनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। लीजिए शुरू करते हैं। स्वच्छता एवं ठोस कचरा प्रबंधन, और उसकी शुरुआत करते हैं स्वच्छता से। भारतीय दर्शन में शरीर, आत्मा, मन, बुद्धि और पर्यावरण को शुद्ध रखना मानव जीवन का महत्वपूर्ण कार्य बताया गया है। स्वच्छता हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, ये केवल हमें विज्ञान ही नहीं, हमारा अध्यात्म, हमारी जो प्राचीन संस्कृति है ये भी सिखाती है कि हमें स्वच्छता का ध्यान रखना है। और जैसे जैसे आजकल जितनी नई नई बीमारियों का प्रकोप बढ़ रहा है, इस हिसाब से भी हमें स्वच्छता के बारे में हमें कई सारे प्रचार प्रसार के साधनों के द्वारा भी सिखाया जाता है कि स्वच्छता का ध्यान रखना है। तो स्वच्छता केवल आज की नहीं, हमारे पुरानी जो मानव जीवन शैली है, हमारी प्राचीन काल से चली आ रही, उसमें भी हमको दिखाया गया है कि हमारे शरीर, मन, आत्मा, बुद्धि और पर्यावरण को शुद्ध रखना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसने स्वच्छता को कई प्रकार से परिभाषित किया है। जैसे लोगों को स्वच्छता के लिए शौचालय और दूषित पानी को स्वयं स्वच्छ रखने के साधनों और उपायों को करने की आवश्यकता है। लोगों को अगर स्वच्छता रखनी है तो शौचालय और दूषित पानी को स्वयं ही स्वच्छ रखने हैं, और उनको जितने भी इसके साधन या उपाय करने हैं वो लोगों को स्वयं करने हैं। स्वच्छता के मामले में स्वच्छता का सामान्य आशय उन प्रावधानों, सुविधाओं और सेवाओं से है जो मानव से मल, मूत्र और कचरे आदि का सुरक्षित निस्तारण करते हैं। स्वच्छता का जो सामान्य आशय है वो उन चीज़ों को या उन सुविधाओं को प्रोवाइड कराना है या उन सेवाओं को लेना है जो मनुष्य से मल, मूत्र और कचरे आदि का सुरक्षित निस्तारण कर सकें। मल मूत्र को सुरक्षित निस्तारण के लिए शौचालय बने होते हैं, और कचरे के लिए हमारा डस्टबिन होता है, और डस्टबिन से फिर अलग कचरा प्रबंधन के वो क्षेत्र में जाता है। तो इस तरह से WHO ने स्वच्छता की ये कुछ परिभाषाएं दी हैं कि स्वच्छता क्या है। बहुत से व्यवसायी भी इस पर सहमत हैं कि स्वच्छता पूर्ण रूप से एक बड़ा विचार है। बहुत से व्यापारीगण, बहुत से उद्योगपति भी इससे सहमत हैं कि स्वच्छता एक बड़ा विचार है। और उस बड़े विचार में क्या क्या आता है देखते हैं। मानव के मल, मूत्र, कचरे आदि का सुरक्षित संग्रहण, भंडारण, उपचार, निस्तारण और पुनः प्रयोग। जो भी कचरा निकलता है उसका सुरक्षित संग्रहण, भंडारण, उपचार, निस्तारण और पुनः प्रयोग किया जाए, रिसाइकल किया जाए, तो ये बहुत ही अच्छा एक उपाय है, ऐसा व्यवसायी भी सोचते हैं। ठोस कचरे का पुनः प्रयोग और पुनर्चक्रण प्रबंधन। पुनः प्रयोग और पुनर्चक्रण जो 3R का सिस्टम होता है रिसाइकलिंग का, तो उसमें ये ठोस कचरे का प्रबंधन किया जाए, ऐसा सोचा जाता है। WHO ने कहा है, और ऐसा हमारे व्यवसायी भी, बड़े व्यवसायी हैं, वो भी कहते हैं। पारिवारिक दूषित जल की निकासी और निस्तारण और पुनः प्रयोग या पुनः चक्रण के उपाय। जो पारिवारिक दूषित जल निकलता है उसकी निकासी सुरक्षित हो, उसका निस्तारण हो और उसका पुनः प्रयोग किया जाए, क्योंकि जल है उसका कोई तोड़ नहीं है, जल ही जीवन है। जल संरक्षण, इन सब के बारे में हम काफ़ी पढ़ चुके हैं और काफ़ी हमको नॉलेज भी है इस बारे में। तो उसका पुनः चक्रण और पुनः उपयोग किया जाए। तूफान के पानी की निकासी की व्यवस्था हो। जो भी तूफान का पानी आता है, बड़ी बाढ़ या
या आपदाओं से, तो उस पानी की सुरक्षित निकासी की व्यवस्था हो, जिससे उससे गंदगी ना फैले, उससे बीमारियां ना फैलें। औद्योगिक कचरे का संग्रहण एवं निस्तारण प्रबंधन, उद्योगों से, फैक्ट्रियों से भी जो कचरा निकलता है उसका भी उचित संग्रहण हो, उसका निस्तारण हो, उसका एक मैनेजमेंट हो उस कचरे से, उससे भी वायु को, प्रकृति को कोई हानि ना पहुँचे, मिट्टी को, हमारे पानी को कोई तकलीफ ना हो और उससे दूसरी चीज़ें ना फैलें। खतरनाक कचरा जैसे रासायनिक, रेडियोएक्टिव और अस्पतालों का जो कचरा है उसका संग्रहण, निस्तारण और प्रबंध होना। तो WHO ने कुछ ये चीज़ें बताई हैं और उसके लिए हमारे बड़े व्यवसायी भी सहमत हैं इन सब बातों के लिए कि स्वच्छता होनी ज़रूरी है और स्वच्छता किस तरह से रखी जा सकती है और स्वच्छता नहीं हम रखेंगे तो इससे क्या क्या नुकसान होंगे। तो स्वच्छता पर ध्यान क्यों दिया जा रहा है, स्वच्छता इतनी इम्पोर्टेंट क्यों हो गई है। अनुपचारित दूषित जल और कचरा पर्यावरण में मानव स्वास्थ्य को कई तरह से दुष्ट प्रभाव करता है, कई सारे बुरे प्रभाव डालता है। जैसे पीने के पानी का दूषित होना, जितना भी गंदगी है, कचरा है, उसकी वजह से पीने का पानी दूषित हो जाता है। जैसे जो भी हम ज़मीन से भी पानी निकालते हैं, चाहे ट्यूबवेल से पानी निकालें, तो ज़मीन के ऊपर जो कचरा है या जो खराबियां हैं, जिससे भूमिगत जल भी खराब हो जाता है। आपने कई बार देखा होगा कि फैक्ट्रियों के आसपास जो ट्यूबवेल होते हैं उनमें पानी से कई सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो पीने का पानी दूषित होता है, स्वच्छता नहीं होगी तो। खाद्य श्रृंखला का दूषित होना, जैसे फल, सब्जी, मछली, अगर पानी दूषित हो गया या पर्यावरण प्रदूषित हो गया तो हमारी जो खाद्य श्रृंखला है वो खराब हो जाएगी। और खाद्य श्रृंखला बहुत ज़रूरी है। खाद्य श्रृंखला जो एक दूसरे पर निर्भरता है या एक दूसरे के काम आने वाली चीज़ें हैं वो सब खराब हो जाएंगी। तो पूरी खाद्य श्रृंखला, अगर इनमें से एक कड़ी भी खराब होती है तो पूरी श्रृंखला प्रभावित हो जाएगी। नहाने और मनोरंजन से जल दूषित हो जाता है, तो इसलिए हमें स्वच्छता पर ध्यान देना है। जहाँ कहीं भी ऐसे स्विमिंग पूल जैसी चीज़ें होती हैं या समुद्र का पानी है, नदियों का पानी है, तो उनमें भी हम कई सारे ऐसे क्रियाकलाप होते हैं जिससे वो जल दूषित हो जाता है, इसलिए हमें स्वच्छता पर ध्यान देना है। मक्खियों और अन्य कीटों का बढ़ना जो बीमारी को फैलाते हैं, अगर स्वच्छता नहीं रखेंगे तो मक्खियाँ हैं या अन्य कीट बढ़ जाएंगे और उससे बीमारियाँ फैलेंगी, इसलिए हमें स्वच्छता पर ध्यान रखना है। तो स्वच्छता पर ध्यान क्यों, उसके कुछ पॉइंट्स अभी हमने देखे। अब पढ़ेंगे स्वच्छता के प्रकार। सामुदायिक स्वच्छता, CLTS, कम्युनिटी लेड टोटल सैनिटेशन। सामुदायिक स्वच्छता, समुदाय की स्वच्छता। सामुदायिक स्वच्छता के माध्यम से ग्रामीण लोगों को खुले में मल त्यागने से रोकने के लिए अनुदानित सुविधाओं से परिचित कराना है। ये जो स्वच्छता का प्रकार है सामुदायिक स्वच्छता, उसमें समूह में गांव के लोग जितने भी हैं वो खुले में शौच त्यागने जाते हैं, तो उनको इस रोकना है और अनुदानित सुविधाएं जितनी भी सरकार द्वारा प्रोवाइड की जा रही हैं शौचालय निर्माण के लिए या अन्य कार्यों के लिए, उसके लिए उनको परिचित कराना, ये सामुदायिक स्वच्छता का प्रकार है। अगले है शुष्क स्वच्छता, ड्राई सैनिटेशन। इससे तात्पर्य शुष्क शौचालय, पेशाबघर आदि अतिरिक्त प्रयासों से है। शुष्क, जहाँ कहीं भी अगर गंदगी रहेगी या गीलापन रहेगा तो बीमारियाँ ज़्यादा फैलेंगी, कीड़े या दूसरे मक्खियाँ, मच्छर ये ज़्यादा पनपेंगे। तो शुष्क शौचालय या शुष्क पेशाबघर ये करना ज़रूरी है शुष्क स्वच्छता के अंतर्गत। अगला स्वच्छता का प्रकार है पारिस्थितिक स्वच्छता, इकोलॉजिकल सैनिटेशन। पारिस्थितिकी अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, जो हमारी खाद्य श्रृंखला है वो कहीं न कहीं पारिस्थितिकी तंत्र से जुड़ी हुई है। इसका तात्पर्य सुरक्षित कृषि उपाय और स्वच्छता के गहन संबंध से है। सुरक्षित कृषि उपाय किए जाएं और इसके लिए स्वच्छता काम में ली जाए, तभी पारिस्थितिकी स्वच्छ रहेगी और तभी हमारा जो इकोसिस्टम है वो ठीक रहेगा। खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल ये तभी सुरक्षित रहेंगे। तो ये एक तरह का स्वच्छता का प्रकार है पारिस्थितिकी स्वच्छता, जिसमें कृषि उपाय सुरक्षित किए जाएं और उसका स्वच्छता से संबंध स्थापित किया जाए। इसमें पौष्टिक आहार और जैविक फसलों की पैदावार में और अनवीनीकरण संसाधनों के प्रयोग को कम करना है। जो अनवीनीकरण संसाधन है, जो वापस इनका नवीनीकरण नहीं हो सकता, ऐसे संसाधनों को कम करके पौष्टिक आहार और जैविक फसलों की पैदावार में ध्यान देना है, जिससे हमारी पारिस्थितिकी स्वच्छता रहे
अगर हम कीटनाशक या दवाइयाँ या जो उर्वरक हैं, केमिकल हैं, इनका इस्तेमाल करेंगे तो कहीं ना कहीं ये हमारी पारिस्थितिकी को ख़राब करेंगे। इसलिए ये जो स्वच्छता का प्रकार है वो पारिस्थितिकी स्वच्छता के अंतर्गत आता है। अगला है पर्यावरणीय स्वच्छता, एनवायरमेंटल सैनिटेशन। पर्यावरण, हमारे चारों ओर का जो आवरण है उसकी स्वच्छता का जो ये प्रकार है उसके अंतर्गत पर्यावरण संबंधी पर्यावरण के कारकों का नियंत्रण पर्यावरणीय स्वच्छता के घेरे में आता है। पर्यावरण संबंधी जितने भी कारक हैं, अब इसमें कोई एक कारक समाहित हो ही नहीं सकता, जिसमें वायु, मिट्टी, जल और सभी कुछ जितने भी पर्यावरण संबंधी कारक हैं उन सब का नियंत्रण है वो पर्यावरणीय स्वच्छता के अंदर आता है। तो ये पर्यावरणीय स्वच्छता भी स्वच्छता का एक प्रकार है। इसके अंतर्गत ठोस कचरा प्रबंधन, पानी दूषित, जल का उपचार, औद्योगिक कचरा उपचार, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण इस श्रेणी के लघु अंग हैं। यानी ये लगभग सभी चीज़ें आ गई जो भी हमने बात करी थी पर्यावरणीय स्वच्छता के अंतर्गत। अगली स्वच्छता का प्रकार है सुधरी और बिना सुधरी स्वच्छता। इसका संबंध हजारों वर्ष पुरानी ग्रह स्तर पर मानव के मल मूत्र त्याग नियंत्रण से है। जो पुरानी बातें हैं या बहुत पुराने समय से जो लोग हैं उनका जो एक काम होता है कि ग्रह स्तर पर ही मानव मल मूत्र त्याग होता है, तो उसको नियंत्रण में लाना ये एक स्वच्छता का प्रकार है जिसको कहेंगे हम सुधरी और बिना सुधरी स्वच्छता। अगली स्वच्छता का प्रकार है स्वच्छता का अभाव। इसका संबंध शौचालय के अभाव से है जिससे व्यक्ति खुले में मल मूत्र त्याग करता है। तो ये स्वच्छता का प्रकार जिसमें स्वच्छता का अभाव हम पढ़ रहे हैं और इसका अंतर्गत ये आता है कि किसी के पास शौचालय का अभाव है जिससे वो व्यक्ति खुले में मल मूत्र त्याग करता है। अगली स्वच्छता का प्रकार पुष्टिकारक स्वच्छता। इसका क्षेत्र संपूर्ण स्वच्छता मूल्य श्रृंखला है। संपूर्ण स्वच्छता, ठीक है, जितनी भी स्वच्छता हमने पढ़ी वो सभी संपूर्ण स्वच्छता का मूल्य श्रृंखला इस पुष्टिकारक स्वच्छता के अंतर्गत आता है। इसमें उपभोक्ता के अनुभव पर मल मूत्र, दूषित जल का परिवहन, उपचार, पुनः उपयोग के तरीके शामिल हैं जिनसे पर्यावरण और प्रकृति संसाधनों की सुरक्षा होती है। यानी सब कुछ आ गया इसमें। पर्यावरण और प्रकृति संसाधनों की सुरक्षा इन सभी कामों से हो सकती है जो हम स्वच्छता रखेंगे। तो पुष्टिकारक स्वच्छता में संपूर्ण स्वच्छता मूल्य श्रृंखला आती है। ये थे हमारे स्वच्छता के प्रकार। आगे बढ़ते हैं स्वच्छता और ठोस कचरा प्रबंधन के टॉपिक में। स्वच्छ भारत मिशन SBMG। जिस SBMG का फुल फॉर्म पढ़ें तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, ये जी का मतलब ग्रामीण है। ग्रामीण स्वच्छता यद्यपि राज्य सरकार का विषय है परंतु केंद्र सरकार ने 1986 में केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम लागू किया। गांव जितने भी हैं हमारे देश में वो सभी गांव राज्यों के अंतर्गत आते हैं, परंतु इन गांवों की स्वच्छता का जिम्मा केंद्र सरकार ने लिया और केंद्र सरकार ने 1986 में एक कार्यक्रम लागू किया जिसका नाम है केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम। 1 अप्रैल 1999 से यह संशोधित होकर पूर्ण स्वच्छता अभियान बना। अब ये जो कार्यक्रम था 1986 में लागू हुआ था, केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, इसका नाम बदल गया 1 अप्रैल 1999 में और इसका नाम हो गया पूर्ण स्वच्छता अभियान TSC। इसके बाद इसका नामकरण हो गया निर्मल भारत अभियान। कार्यक्रम वही था, योजना वही थी जो 1986 से शुरू हुई। 1986 के बाद उसका नाम हो गया पूर्ण स्वच्छता अभियान। उसके बाद फिर इसका नाम हो गया निर्मल भारत अभियान। इसका उद्देश्य सामुदायिक संतुष्टि दृष्टिकोण अपनाकर ग्रामीण भारत को निर्मल भारत में बदलना है और 2022 तक सभी ग्रामीण परिवारों को 100% स्वच्छ करना था। ये जो कार्यक्रम चलाया गया 1986 फिर 1999 और उसके बाद निर्मल भारत करके, इन सभी का एक ही उद्देश्य था कि स्वच्छता गाँवों में आए और भारत में से गंदगी स्वच्छता बाहर जाए। तो निर्मल भारत जो योजना है उसके अंतर्गत 2022 तक सभी ग्रामीण परिवारों को 100% स्वच्छ करने की योजना थी। 2 अक्टूबर 2014 को इससे फिर नया नाम दे दिया गया। देखिए नामकरण इसका चेंज होता रहता है, 86, 99, निर्मल भारत, फिर पूर्ण स्वच्छता अभियान।
और अब 2 अक्टूबर 2014 को फिर इसे नया नाम दिया गया और इसका नाम हो गया स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। वही हम पढ़ रहे हैं SBMG स्वच्छ भारत मिशन, जो 2 अक्टूबर 2014 को इसका नामकरण ये हो गया। इसका लक्ष्य ग्रामीण परिवारों को शौचालय की सुविधा प्रदान करके स्वच्छता को बढ़ाना है। ये जो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण है, उसका लक्ष्य है कि ग्रामीण परिवारों में शौचालय की सुविधा आए और स्वच्छता बढ़े। 2 अक्टूबर 2019 तक खुले में शौच मुक्त भारत हासिल करना है और इसका उद्देश्य ये भी था कि 2 अक्टूबर 2019 तक 2014 में जो लागू हुआ था, तो इन अगले 5 सालों में खुले में शौच मुक्त भारत हासिल करना इसका उद्देश्य था स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में प्रत्येक परिवार को शौचालय के लिए प्रोत्साहन राशि 10,000 से बढ़ाकर 12,000 कर दी गई है। ग्रामीण परिवारों को शौचालय निर्माण के लिए जो राशि थी 10,000 रुपये, उसको बढ़ा करके अब 12,000 कर दी गई है। शहरी अवसंरचना, आवास और स्वच्छता। अभी हमने ग्रामीण स्वच्छता के बारे में पढ़ा, तो ठीक वैसे ही ऐसे शहरी लोगों में स्वच्छता या उनमें आवास या उनकी संरचना के स्वच्छता के बारे में पढ़ेंगे। देश में राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के माध्यम से राज्य सरकारों को इस हेतु धन उपलब्ध कराया जा रहा है। जिस तरह से गांवों का काम स्वच्छता का काम लिया गया, ठीक वैसे शहरी स्वच्छता के लिए जो राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान हैं, उनके माध्यम से राज्य सरकारों को इसके लिए धन उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि शहरी स्वच्छता बनी रहे। इस हेतु कुछ प्रमुख योजनाएं निम्नलिखित हैं और इसके लिए कुछ योजनाएं हैं। पहली है जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीनीकरण मिशन 2005 JNNURM। ये शहरों के लिए योजना है जिसका नाम है जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीनीकरण मिशन JNNURM 2005, जो 2005 में लागू हुई थी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत शहरी गरीबों को आवास के विकास और क्षमता विकास के लिए सहायता देना है। देखिए दोस्तों, अगर शहरों में रहना है तो शहरों में अगर कोई झुग्गी झोपड़ियों में रहता है, स्लम से में रहता है, तो वहाँ गंदगियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इसके लिए गरीबों को वहाँ शहरों में आवास देना, विकास और क्षमता के विकास के लिए सहायता देना, इस योजना इस मिशन का उद्देश्य है। अगला योजना है शहरी निर्धनों को बुनियादी सेवाएं कार्यक्रम BSUP। ये दूसरी योजना है शहरों के लिए, जो शहर में गरीब हैं उनको बुनियादी सेवाएं उपलब्ध कराना। यह कार्यक्रम शहरों में आवास और गंदी बस्ती उन्नयन के कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। जैसा मैंने अभी आपको बताया, जो स्लम्स होते हैं उनका उन्नयन करना, शहरों में आवास देना ताकि वहाँ गंदगी ना रहे। अगर घर अच्छा रहेगा तो घर की साफ़ सफाई का के ऊपर ध्यान जाएगा, लेकिन घर ही नहीं होगा तो फिर साफ़ सफाई की बातें बेमानी हो जाती हैं। अगली योजना है राजीव आवास योजना। शहरों में स्लम वासियों को संपत्ति का अधिकार प्रदान करने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जो स्लम वासी हैं, जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, उनको संपत्ति का अधिकार देने का कार्यक्रम इस योजना के तहत चलाया जा रहा है, जिसको कहा गया है राजीव आवास योजना। तो ये शहरी अवसंरचना, आवास और स्वच्छता का कार्यक्रम, जैसे ग्रामीण में हमने पढ़ा स्वच्छ भारत मिशन, ठीक वैसे ही शहर के लिए शहरी अवसंरचना, आवास और स्वच्छता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसमें जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीनीकरण मिशन, शहरी निर्धन गरीबों को बुनियादी सेवाएं कार्यक्रम और राजीव आवास योजना। स्वच्छता प्रबंधन के मापदंड। अब ये जो स्वच्छता है उसके मापदंड क्या होने चाहिए, किसको हम कहेंगे स्वच्छता? प्रतिष्ठान प्रबंधक को प्रदूषण के स्रोत से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। जहाँ कहीं भी कोई प्रतिष्ठान है, जहाँ कहीं कोई फैक्ट्री है, कोई बड़ा ऑफिस है, मॉल है, तो उसको प्रदूषण का उसके आसपास कहीं स्रोत है तो उससे दूरी बना करके रखनी है। ये स्वच्छता प्रबंधन का मापदंड है। प्रबंधक को चाहिए कि खराब, बदबू, हानिकारक गैस आदि की निकासी के लिए अच्छे रोशनदान या निकास यंत्र लगाएं। जहाँ कहीं फैक्ट्री है या ऐसी कोई बड़ी प्रतिष्ठान है तो वहाँ पर खराब गैसों के निकलने के लिए रोशनदान या निकास यंत्र होने चाहिए। कार्यस्थल को गंदगी से अच्छी तरह अलग रखा जाए। जो भी उस कार्यस्थल है उसमें गंदगी से अच्छी तरह से उसको अलग रखना है। कच्चे माल का प्रोसेसिंग रूम, उत्पादन प्रक्रिया रूम और पैकिंग रूम अलग अलग होने चाहिए। ऐसी कोई फैक्ट्री है जहाँ कच्चा माल भी है, उत्पादन भी हो रहा है और पैकिंग भी हो रही है, तो ये सब अलग अलग होने चाहिए ताकि कम से कम गंदगी हो, स्वच्छता बनी रहे।
गंदे पानी को शुद्ध करने और अन्य गंदगी व्यवस्था को रोकने के लिए संयंत्र लगाने चाहिए। अगर उस फैक्ट्री में, उस संस्था में गंदा पानी निकल रहा है तो उसको शुद्ध करने के लिए और अन्य गंदगी को रोकने के लिए कोई उपकरण लगाने चाहिए। फर्श, दीवार, छत को वाटरप्रूफ पदार्थों से साफ़ करना चाहिए ताकि वहाँ सीलन न जमे, गंदगी ना हो, स्वच्छता बनी रहे। प्रवेश द्वार, खिड़की, रोशनदान आदि पर जीवाणुओं को रोकने के लिए उपकरण लगाने चाहिए ताकि जीवाणु अंदर नहीं आए और स्वच्छता बनी रहे। खाद्य पदार्थों को बनाते समय, पैकिंग करते समय रोगाणु रहित, कीटाणु रहित स्टील के उपकरणों का उपयोग करना चाहिए। अगर वो संस्थान कोई खाद्य पदार्थ बना रहा है तो उसके जो उपकरण हैं वो सभी कीटाणु रहित होने चाहिए। पदार्थों का ठंडा करने और पुनः अधिक ठंडा और गर्म करने के स्थानों पर थर्मामीटर होने चाहिए, जिससे बराबर ध्यान रहे कितना ठंडा हुआ, कितना गर्म हुआ, जिससे जीवाणु कीटाणु से सुरक्षित रख सकें और स्वच्छता बनी रहे। आराम कक्ष में फ्लश टॉयलेट और गंदगी रोकने के उपकरण हो तथा रेस्ट रूम में हाथ धोने और पोंछने के लिए वॉशिंग स्टैंड हो। साथ ही वाटरप्रूफ सेप्टिक टैंक भी होना चाहिए। जो भी उस संस्थान में आराम कक्ष है वहाँ पर ये सब सुविधाएं होनी चाहिए ताकि वही स्वच्छता बनी रहे। ये स्वच्छता प्रबंधन के कुछ मापदंड हैं जिनको इन संस्थानों को पूरा करना होता है। मेटल डिटेक्टर का प्रयोग किया जाए, मेटल डिटेक्टर का प्रयोग होना चाहिए। भोजन संबंधी भंडार कक्ष, उत्पादन कक्ष और पैकिंग कक्ष में स्वच्छता के तरीके होने चाहिए। जहाँ भोजन संबंधी कोई भंडार कक्ष हैं या उत्पादन कक्ष हैं या पैकिंग कक्ष हैं तो वहाँ पर स्वच्छता के तरीके होने चाहिए। ये कुछ मापदंड थे। चलिए स्वच्छता के बाद आगे बढ़ते हैं अब ठोस कचरा प्रबंधन में। इस हेतु लंदन में जन स्वास्थ्य और सफाई नियंत्रण कानून 1857 में बनाया गया था। जो ठोस कचरा प्रबंधन है इसके लिए लंदन में सबसे पहले जन स्वास्थ्य और सफाई नियंत्रण कानून बना 1857 में। इस कानून में सभी शहरी परिवारों के लिए अनिवार्य किया गया था कि वे अपने घरों का कचरा बंद कूड़ेदान में रखें। ये बात है सन 1857 की, जिस समय हम भारत की आज़ादी की पहली लड़ाई लड़ रहे थे या 1857 की क्रांति कर रहे थे। उस समय लंदन में डस्टबिनों का प्रयोग करने के लिए कानून बना था। ठोस कचरे से आशय है घरों, कारखानों, उद्योगों आदि से निकलने वाला सूखा और गीला अनुपयोगी सामान। ठोस कचरा क्या होता है तो उसका मतलब ये है कि घरों से, कारखानों से, उद्योगों से निकलने वाला सूखा कचरा या गीला अनुपयोगी सामान। इसमें सब्जी और फलों के छिलके आ जाते हैं, अंडों के खोल, बचा हुआ खाना, कागज़ की पैकिंग सामग्री, बैटरी, सेल, बल्ब, विषैले पदार्थ, रेडियो एक्टिव पदार्थ, विस्फोटक सामग्री, जितने भी ठोस चीज़ें हैं जो काम नहीं आ रही हैं या जो उन उद्योगों ने, घरों ने बाहर निकाल दिया, वो सभी ठोस कचरा है। ठोस कचरा प्रबंधन से आशय है वातावरण और जन स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ठोस कचरा का उपचार, निस्तारण, पुनः प्रयोग, पुनर्चक्रण और ऊर्जा में परिवर्तित करने की प्रक्रियाओं का संचालन का प्रबंधन करना। ये ठोस कचरा प्रबंधन है। जितना भी कचरा निकल रहा है उसका वातावरण और जन स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले उस कचरे का निस्तारण करना है या पुनः प्रयोग या पुनर्चक्रण या फिर ऊर्जा में परिवर्तन करना है। कहीं ना कहीं इसको काम में लेना है और काम में नहीं आता है तो उसको नष्ट करना, पर ऐसा नष्ट करना है कि वातावरण और जन स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाले। तो वो कहलाता है ठोस कचरा प्रबंधन। एक अनुमान के अनुसार 1 लाख से 5 लाख की आबादी वाले शहरों में 210 ग्राम कचरा प्रतिदिन प्रति व्यक्ति उत्पादन होता है। आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना कचरा प्रतिदिन उत्पादित होता होगा ठोस कचरा। 1 लाख से 5 लाख की आबादी में 210 ग्राम कचरा प्रतिदिन प्रति व्यक्ति उत्पादित करता है। ठीक वैसे ही 5 लाख से अधिक आबादी वाली शहरों में प्रतिदिन 500 ग्राम कूड़ा प्रति व्यक्ति की दर से उत्पादित होता है। तो आप सोच सकते हैं 500 ग्राम, आधा किलो एक व्यक्ति एक दिन में, तो 5 लाख हैं तो 2.5 लाख किलो हो जाता है एक दिन में कचरा, ठोस कचरा। अब ठोस कचरे का प्रबंधन तो करना है, उसका निस्तारण, पुनर्चक्रण, ये सभी हमने पढ़ा कि इसको करना है, पर कैसे करना है, उसकी प्रक्रिया क्या है।
शहरी निकायों में यह कार्य मुख्य सफाई निरीक्षकों को सौंप रखा है। शहरी क्षेत्र जितने भी हैं, हालांकि गांवों में ये संभव नहीं है, गांव में मिट्टी भी होती है और गांव में इतनी सब सुविधाएं इतनी नहीं, फिर भी कई सारे आदर्श गांव हैं जो ये काम करते हैं। शहरों में यह काम मुख्य सफाई निरीक्षकों को सौंप रखा है। नियमित और ठेका पद्धति दोनों काम, रेगुलर भी हैं या ठेका लेकर के भी ये काम करते हैं। तो नियमित या ठेका पद्धति पर यह अपना काम करके कूड़ा संग्रहण केंद्रों पर एकत्रित करते हैं। अब जगह जगह जा कर के वो उस कचरे को लाते हैं और ला करके एक केंद्र बना है, कूड़ा संग्रहण केंद्र, वहाँ पर इसको एकत्रित करते हैं। कूड़ा संग्रहण केंद्र से परिवहन के विभिन्न साधनों द्वारा इसे कचरा निस्तारण केंद्र पर ले जाया जाता है। देखिए, पहले घरों से या जहाँ कहीं से भी कचरा इकट्ठा करके लाए कूड़ा संग्रहण केंद्र पर, और कूड़ा संग्रहण केंद्र से फिर विभिन्न साधनों द्वारा, पैकिंग गाड़ियों के द्वारा, ताकि शहरों में कहीं बदबू गंदगी ना फैले, उनके द्वारा फिर ये कचरा निस्तारण केंद्र पर ले जाया जाता है। कचरा निस्तारण केंद्र पर कचरा उत्पादन स्थलों के अनुसार अलग अलग श्रेणियों में विभाजित करके रखा जाता है। ये जो कचरा है वो उस निस्तारण केंद्र पर जाने पर इसको अलग अलग श्रेणियों में रखा जाता है, जैसे घरेलू कचरा, अस्पतालों का कचरा, औद्योगिक कचरा, ये सब अलग अलग छांट दिया जाता है निस्तारण केंद्र पर। निस्तारण केंद्र पर इस कचरे में निहित अवयवों के अनुसार अलग अलग किया जाता है। और अलग अलग कैसे, जैसे जैविक कचरा पदार्थ और फिर अजैविक कचरा पदार्थ, प्लास्टिक पदार्थ, लोहे का, धातु का, जैविक, अजैविक, इस तरह से अलग अलग निस्तारण केंद्र पर इसको बांटा जाता है, अलग अलग किया जाता है। अब हमने इकट्ठा किया कूड़ा, वहाँ ले, फिर वहाँ से निस्तारण केंद्र पर। अब निस्तारण केंद्र पर किस तरह से इनको बांटने के बाद अलग अलग काम होता है। कचरा न्यूनीकरण एवं पुनः प्रयोग। एक बार बांट लिया सभी को अलग अलग, जैविक कचरा, अजैविक कचरा, धातु का, प्लास्टिक, जो भी कचरा, इन सबको अलग अलग बांटने के बाद कचरा न्यूनीकरण एवं पुनः प्रयोग। पहली तकनीक, न्यूनीकरण में उत्पादकों और उपभोक्ताओं दोनों को कचरा कम उत्पादित करने को बताया जाता है। वहाँ पर जो कचरा निस्तारण केंद्र है, वहाँ से ये फिर वहाँ जो कचरा इकट्ठा होता है, इसके बाद सभी लोगों को कहा जाता है कि भाई आप कचरे को कम से कम उत्पादित करें, कम से कम कचरा आए, ऐसा काम करना चाहिए। और इसके लिए पुनः प्रयोग विधि में जनता को पुनः उपयोगी सामान क्रय करने को प्रोत्साहित किया जाता है, ताकि जैसे कचरा बार बार नहीं है, जैसे आप बाज़ार में जाते हैं तो प्लास्टिक की थैलियाँ आती है, तो प्लास्टिक की थैलियों की बजाय आप कागज़ की कपड़े की थैलियाँ ले जाएं, तो वो फिर बार बार उसको फेंकना ये नहीं करना पड़े। प्लास्टिक का सामान जितना हो सके उतना घर में यूज़ करें, ताकि वो बार बार इसका इस्तेमाल किया जा सके। और दूसरी कई सारी ऐसी चीज़ें जो हम बार बार इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इनका उपयोग करना चाहिए। जैसे एक नॉर्मली बात बताऊँ मैं, अब पहले जो पेन होते थे उन पेन की रिफ़िल लाया करते थे। आजकल पूरे रिफ़िल नहीं लाता कोई, आजकल पेन ख़त्म हो जाता तो उस पेन को फेंक करके नया पेन ला लिया जाता, वो भी एक तरह का ठोस कचरा है। तो पहले एक रिफ़िल ही जाती थी कचरे में। और उसके पहले की भी बात बताऊँ तो वो जो पेन आते थे, इंक वाले पेन होते थे, जिसमें केवल स्याही भरते थे और उसमें लिखते थे, उसमें कोई ठोस लिखने के पेन का कोई कचरा ही नहीं होता था। तो एक छोटा सा उदाहरण था जिसमें हम पुराने समय में ये काम करते थे, पर आजकल का जो नया युग है इसमें हम कचरा ज़्यादा उत्पादित करते हैं। कचरे का पुनर्चक्रण, रिसाइकलिंग करना, कचरे को उपयोगी कच्चे माल के रूप में प्रयोग करना तथा कचरे की मात्रा को कम करना ही पुनर्चक्रण कहलाता है। जो कचरा आया उसको अन्य किसी उपयोग में लेकर के कच्चे माल की तरह इस्तेमाल किया जाए, तो उससे कोई नया चीज़ भी बन जाएगी और वो कचरा नहीं रहेगा। इस पुनर्चक्रण प्रक्रिया के 3 स्तर होते हैं। पहला स्तर है संग्रहित कचरे में से पुनः चक्रणीय पदार्थों और धातुओं को छांट करके अलग संग्रहित करना। जो भी रिसाइकलिंग के लिए चीज़ें हैं उनको छांट करके अलग करना। फिर एकत्रित पदार्थों या धातुओं से कच्चा माल तैयार करना। ये जो हमने अलग छांट करके रखा उसमें से कच्चा माल तैयार हो गया, और फिर कच्चे माल से नए उत्पाद बनाना। जैसे नॉर्मली उदाहरण मैं आपको बताऊं, कागज़ आपकी कॉपियाँ होती हैं, किताबें होती हैं जो भर जाती हैं, और उसके बाद फिर
उसको हम रद्दी वाले को देते हैं, तो रद्दी वाले से इसको छांट करके नए कागज़ बनाने के लिए वापस इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आप ये ध्यान रखें। और कागज़ को बचाना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कागज़ जो हमारे पेड़ पौधों से बनता है, तो उसके लिए तो कागज़ को बचाना और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। कचरा संग्रहण तीसरी विधि है ठोस कचरा निस्तारण के उपाय की। ऐसे कचरे जो मक्खियों के प्रजनन के आश्रय स्थल हों या बदबू फैलाने वाले हों आदि को शीघ्रता से उठाया जाना चाहिए। ऐसे कचरे को फटाफट जल्दी से उठाया जाना चाहिए जहां मक्खियां या बदबू पनप रही हो। नियमित रूप से कर्मचारी द्वारा कचरा संग्रहण करवाना चाहिए। नियमित रूप से, कई शहर तो ऐसे हैं जहां सुबह शाम गाड़ियां चलती हैं और कचरे को एकत्रित करके वहां पर ले जाती हैं जहां कचरा निस्तारण होता है या कूड़ा संग्रहण होता है। तो ये बराबर नियमित रूप से काम होना चाहिए ताकि कचरा ज़्यादा इकट्ठा ना हो और गंदगी ना फैले, स्वच्छता बनी रहे। अगला उपाय है उपचार एवं निस्तारण। इस तकनीक में प्रबंधन फॉर्म बदल करके कचरे की मात्रा कम की जाए जिससे कचरा निस्तारण सरल बन जाए, यह किया जाता है। ये जो तकनीक है उपचार और निस्तारण, इसमें उस कचरे की मात्रा ही कम कर दी जाती है, उसका जो मैनेजमेंट फॉर्म बदल करके, ताकि कचरा ही कम आ जाए। अब कचरा कम आ जाएगा तो फिर उसके निस्तारण में भी सरलता हो जाएगी। कचरा निस्तारण की विधियां कचरे की मात्रा, प्रकार और रचना के आधार पर प्रयोग में लाई जाती हैं, क्योंकि इसलिए इसको उपचार और निस्तारण कहा गया, ताकि कचरा कम हो जाए तो निस्तारण कम होगा और निस्तारण में भी फिर कचरे की मात्रा, प्रकार, रचना, उसके आधार पर निस्तारण की विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। जैसे उच्च तापमान पर ज़मीन में दबाना, जैविक प्रक्रिया अपना करके कचरे का निस्तारण कराना, ये सब चीज़ें उपचार और निस्तारण के अंतर्गत आती हैं। उपचार और निस्तारण में से एक विकल्प को चुना जाता है, या तो इसका उपचार किया जाए या इसका निस्तारण किया जाए। निस्तारण का मतलब जैसे अभी बताया, उच्च तापमान पर ज़मीन में दबाना, जैविक प्रक्रिया अपना करके कचरे का निस्तारण करना, और उपचार में उसको सरल प्रबंधन फॉर्म में बदल करके कचरे की मात्रा ही कम कर दी जाए, ये इसका उपचार है। अगला है भस्मीकरण, भस्म कर देना। यह सामान्य थर्मल प्रक्रिया है। थर्मल मतलब वही गर्म करना, जलाना, और उसको ऑक्सीजन की अधिकतम उपस्थिति में अगर जलाया जाए तो वो भस्म करना ही कहलाता है, सामान्य थर्मल प्रक्रिया। इसके बाद कचरा कार्बन डाइऑक्साइड, पानी की भाप और राख में बदल जाता है। जैसे जलाएंगे तो जलने के बाद यही होना है, कार्बन डाइऑक्साइड, भाप और राख में बदल जाता है। इसका उपयोग बिजली बनाने के लिए, ऊष्मा देने के लिए भी किया जाता है। जहाँ कहीं भी बिजली बनानी हो, बहुत ज़्यादा कचरा है, तो उस कचरे को जला करके बिजली बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रक्रिया से ग्रीन हाउस गैस मीथेन का उत्पादन कम किया जाता है। अगर कचरा पड़ा पड़ा सड़ेगा या तो उससे ये गैस बनेगी, तो उसको जला करके भस्मीकरण के द्वारा बिजली बना दी जाती है और मीथेन नहीं बने, ऐसा काम किया जाता है। अगला उपाय है ठोस कचरा निस्तारण का गैसीकरण और पायरोलिसिस। अभी जो हमने पढ़ा था भस्मीकरण, देखिए इसके उसके जैसा ही है लगभग, यह भी थर्मल प्रक्रिया ही है। अब जो हमने अभी पढ़ा, जो हमने जलाया भस्मीकरण की विधि में कचरा प्रबंधन किया, तो गैसीकरण और पायरोलिसिस भी थर्मल प्रक्रिया, पर इसमें थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है देखते हैं। इन प्रक्रियाओं में कचरे के अवयवों को उच्च ताप पर विखंडित किया जाता है। गैसीकरण में कचरे का दहन कम ऑक्सीजन क्षेत्र में किया जाता है। अब अंतर ये है कि भस्मीकरण में तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको जलाते हैं, जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए और वो भस्मीकरण में है, परंतु गैसीकरण में कम ऑक्सीजन में उसको जलाया जाता है। पायरोलिसिस में कचरे का दहन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किया जाता है। देखिए दोनों बातें आ गई, भस्मीकरण में ज़्यादा ऑक्सीजन, गैसीकरण में कम ऑक्सीजन, और पायरोलिसिस में बिना ऑक्सीजन के उस कचरे का दहन किया जाता है। यह तकनीक कम ऑक्सीजन या बिना ऑक्सीजन वाले क्षेत्रों में प्रयोग की जाती है। जहाँ कम ऑक्सीजन या बिना ऑक्सीजन के काम करना है तो उन क्षेत्रों में ये तकनीक गैसीकरण और पायरोलिसिस उपयोग में ली जाती है। दहनीय और बिना दहनीय गैसों के मिश्रण से पायरोलिसिस द्रव्य पैदा किया जाता है, और जब इसका काम होता है, थर्मल प्रक्रिया होती है, तो उससे एक द्रव्य बनता है दहनीय और बिना दहनीय गैसों के मिश्रण से, और उसको कहा जाता है पायरोलिसिस। इसलिए इसका नाम भी पायरोलिसिस है।
पायरोलिसिस की विशेषता है कि वायु प्रदूषण किए बिना ऊर्जा का पुनर्भरण किया जाता है। इसमें फिर वायु प्रदूषण नहीं होता क्योंकि ये फिर पायरोलिसिस बन जाता है, ये द्रव्य बन जाता है। और जो हमने भस्मीकरण में पढ़ा था उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कोई नुकसानदायक नहीं है पेड़ों के लिए, तो वो काम की चीज़ है। तो पायरोलिसिस और गैसीकरण में वायु प्रदूषण को किए बिना ऊर्जा का पुनर्भरण किया जाता है। ये थे ठोस कचरा निस्तारण के उपाय। अब है ठोस कचरा प्रबंधन के लाभ। तो लाभ तो हम सभी जानते हैं कि कचरा प्रबंधन किया जाए तो लाभ ही लाभ हैं। कचरे को हटाने से या उसका मैनेजमेंट करने से कभी नुकसान नहीं होता। ठोस कचरा प्रबंधन प्रक्रिया से जन स्वास्थ्य, पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र को लाभ होता है। बिल्कुल सही है, इससे हमारा स्वास्थ्य, पर्यावरण और इकोसिस्टम इन सभी को लाभ पहुंचता है। ठोस कचरा प्रबंधन से कई दूरगामी परिणाम होंगे और इससे कई भविष्य में भी अच्छे परिणाम मिलेंगे, जैसे अग्नि दुर्घटना, चूहे फैलना, संक्रामक रोगों के कीटों और रोगाणुओं को फैलने पर नियंत्रण और आवारा जानवरों पर नियंत्रण किया जा सकेगा। ये सभी घटनाएं जो भविष्य में हो सकती हैं, इन सभी पर नियंत्रण रहेगा। ये सभी घटनाएं नहीं होंगी, जैसे अग्नि दुर्घटना है, चूहे फैलना, संक्रामक रोग के कीटों और रोगाणु को फैलना, आवारा जानवर, इन सभी पर नियंत्रण होगा। ठोस कचरा प्रबंधन करेंगे तो रोग नियंत्रित होंगे, जन स्वास्थ्य में सुधार होगा, तो जो श्रम की क्षमता बढ़ेगी, और जब श्रम की क्षमता बढ़ेगी तो उससे आर्थिक विकास होगा, औद्योगिक विकास होगा, और साथ ही बीमारियां कम होंगी तो अस्पताल पर मरीजों का भार भी कम होगा। तो केवल कचरा प्रबंधन से कितने फ़ायदे हो सकते हैं हम सोच भी नहीं सकते। जहरीले पदार्थों की निकासी कम होने से जल प्रदूषण नहीं हो सकेगा। फैक्ट्रियों से जितने भी जहरीले पदार्थ निकलते हैं उससे जल प्रदूषण नहीं होगा। सस्ता और अच्छा वनस्पति खाद मिलेगा, कृषि की उत्पादन क्षमता बढ़ेगी, पैदावार अधिक होगी, तो इससे भी देश का विकास होगा, उस किसान का विकास होगा, सभी का आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि होगी। बिजली उत्पादन के लिए सस्ती ऊर्जा प्राप्त होगी, जिससे बिजली उत्पादन व्यय कम होगा। जैसे हमने अभी पढ़ा था कि उसको जला करके बिजली उत्पादन में काम में लेते हैं, तो ऐसे कचरा प्रबंधन किया जाएगा तो बिजली के उत्पादन में जो खर्चा आता है वो नहीं आएगा, क्योंकि उस कचरे से ही ऊष्मा मिल जाएगी। कच्चा माल मिलेगा, जिससे पुनर्चक्रण में पदार्थों से बनी वस्तुएं सस्ती मिलेंगी। अभी फिर मैंने ये कहा था आपको कि कागज़ जो हम रद्दी में देते हैं उससे नया कागज़ बनता है, तो इससे नई वस्तुएं बन जाएंगी, तो इस फैक्ट्री को कच्चा माल मिल जाएगा और पुनर्चक्रण भी होगा। कार्यों में वृद्धि होने पर रोज़गार के अवसर अधिक उपलब्ध होंगे तथा आय में वृद्धि होगी। जब कार्य अधिक होंगे तो रोज़गार अधिक होंगे, और रोज़गार अधिक होंगे तो आय में वृद्धि होगी, और आय में वृद्धि होगी तो देश का विकास होगा। किससे? ठोस कचरा प्रबंधन से। है ना कमाल की बात। कीमती धातुओं की उपलब्धि होती है। कई सारी कीमती धातुएं ऐसे ही कचरे में पड़ी पड़ी नष्ट हो जाती हैं, परंतु इसका प्रबंधन करेंगे तो कहीं न कहीं इन धातुओं की भी प्राप्ति होगी, जिससे खनन में भी कमी आएगी और हमारा जो खनिज संपदा है वो बचत रहेगी इसकी। स्वच्छता और ठोस कचरा प्रबंधन में आज हमने जो पढ़ा उसको एक बार फिर देख लेते हैं। हमने पढ़ा स्वच्छता की परिभाषा, स्वच्छता पर ध्यान क्यों दिया जाना चाहिए, स्वच्छता के क्या प्रकार हैं, स्वच्छ भारत मिशन SBMG, शहरी अवसंरचना, आवास और स्वच्छता, स्वच्छता प्रबंधन के मापदंड, ठोस कचरा प्रबंधन, ठोस कचरा प्रबंधन प्रक्रिया, ठोस कचरा निस्तारण के उपाय और ठोस कचरा प्रबंधन के लाभ, ये हमने इस वीडियो में पढ़ा। आपने ध्यान से सुना, देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले समय में आपको और अधिक जानकारीप्रद वीडियो मिल सके और आपका अध्ययन चलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।